Hey there, you're listening to The Quint. राजस्थान के सीएम पर शनिवार को हो सकता है फैसला। शर्जील इमाम को जमानत और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अब शशि थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे। आज 30 सितंबर को देश दुनिया में क्या घटा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं क्विंट का टुडे पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, जिसके बाद अब मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। हालांकि कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया है कि 3 कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। फिर भी शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला माना जा रहा है। अभी तक शशि थरूर पर खड़गे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि थरूर से किसी ने अध्यक्ष के लिए खड़े होने के लिए नहीं कहा था, जबकि खड़गे के लिए कांग्रेस के 30 नेताओं ने प्रस्ताव भेजा। इसके अलावा राजनीतिक अनुभव और गांधी परिवार से नज़दीकियों के कारण भी थरूर पर खड़गे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर शशि थरूर के मैनिफेस्टो की। शशि थरूर ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जो भारत का नक्शा शशि थरूर ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है वो गलत है, क्योंकि उस नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख गायब है। इस पर बीजेपी ने भी शशि थरूर पर निशाना साधा है और कांग्रेस की तरफ से बयान में कहा गया है कि उस पर थरूर ही बेहतर जवाब दे पाएंगे। हालांकि शशि थरूर की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। शशि थरूर पर यह विवाद भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी वो इस तरह के विवादों में घिरे रहते हैं और बीजेपी देशभक्ति को लेकर लगातार उन पर हमलावर रहती है। लिहाजा कांग्रेस ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहेगी जो बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट साबित हो। तीसरी खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच शनिवार का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस दिन पता चल सकता है कि वहां मुख्यमंत्री बदला जा रहा है या अशोक गहलोत अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। दरअसल 29 सितंबर को जब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से आकर बगावत के लिए माफ़ी मांगी, तो उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। इसके बाद पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि राजस्थान के सीएम पर सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसला लेंगी, जिसका मतलब है कि वो 2 दिन कल पूरे हो जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस राजस्थान में कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं। दोनों ही सूरत में कांग्रेस के लिए परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर गहलोत पर कार्रवाई नहीं हुई तो संदेश जाएगा कि 10 जनपद कमजोर पड़ गया, और अगर कार्रवाई की तो राजस्थान में बड़ी बगावत का डर है। चौथी खबर यूपी से। नोएडा के उस ओमैक्स सोसाइटी में फिर से बुलडोजर चला है, जहां श्रीकांत त्यागी वाला विवाद हुआ था। दरअसल जिन पेड़ों को लेकर वो विवाद हुआ था, वहां श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने फिर से पेड़ लगा दिए थे, जिसका सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे थे। इस पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी धरने पर बैठ गई और कहा कि कई और लोगों ने भी अवैध निर्माण किया है, तो प्रशासन को सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद 30 सितंबर को प्रशासन फिर से कई बुलडोजर लेकर पहुंचा था। हालांकि सोसाइटी के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कई जगह अवैध निर्माण तोड़ दिए। पांचवी खबर शर्जील इमाम से जुड़ी। शर्जील इमाम को देशद्रोह के मामले में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें भड़काऊ भाषण मामले में ये जमानत 31 महीने बाद मिली है। हालांकि शर्जील को अभी भी जेल में रहना होगा, क्योंकि अन्य लंबित मामलों में शर्जील को जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले अक्टूबर 2021 में साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को रेगुलर बेल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शर्जील का भड़काऊ भाषण समाज की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाला था। छठी खबर यूक्रेन से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों को अपने देश में शामिल करने के आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन कर दिए हैं। उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर के वक्त रूसी शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसान के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने वादा किया कि इन इलाकों में यूक्रेनी हमले से बर्बाद हुए अस्पताल, स्कूलों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर फिर से निर्माण किया जाएगा। 7वीं खबर गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो गुजरात से मुंबई के लिए शुरू की गई है।
इससे पहले 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी जो दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के लिए जाती थी। गुजरात में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि इसकी आवाज़ हवाई जहाज़ से 100 गुना कम है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन हो या वंदे भारत ट्रेन, आज ये ज़रूरी है कि नई पीढ़ी इनसे जुड़ी अहम बातें प्रत्यक्ष रूप से जाने। इससे जहां उनमें यह विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में कितनी प्रगति हो रही है, वहीं उनके अंदर ओनरशिप की भी भावना जगेगी। वंदे भारत ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ने वाली फास्ट ट्रेन है जिसमें ऑटोमेटिक दरवाजों सहित कई खासियतें हैं। 8वीं खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है, यानी रेपो रेट में अब 0.50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब रेपो दर 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, जिसमें वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ रही है और मुद्रास्फीति अधिक है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023 के लिए रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% पर रखा है। इससे पहले अनुमान 7.2% था। इसके अलावा महंगाई दर के अनुमान को भी 6.7% पर बरकरार रखा हुआ है। इस वित्त वर्ष में जुलाई सितंबर के बीच विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। अक्टूबर दिसंबर यानी तीसरी तिमाही में यह 4.6% और चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 4.6% का अनुमान है। नवी खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल किया है। बुमराह को पीठ में समस्या की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा और अब अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप में भी उनके खेलने की उम्मीद कम है। हालांकि बीसीसीआई ने विश्व कप के लिए अभी तक बुमराह की जगह किसी को नहीं चुना है। जसप्रीत बुमराह अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बुमराह सिर्फ शुरुआती विकेट ही टीम को नहीं दिलाते हैं बल्कि डेथ ओवर्स में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। 10वीं खबर बॉलीवुड से जुड़ी। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अभिनेता अली फजल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। 2 सालों से एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों शादी रचाने जा रहे हैं। 29 सितंबर को ऋचा और अली की मेहंदी सेरेमनी थी। ऋचा चड्ढा और अली फजल 6 अक्टूबर को दिल्ली में शादी रचाएंगे, जिसके एक दिन बाद 7 अक्टूबर को दोनों मुंबई में रिसेप्शन देंगे, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें, अली फजल ने साल 2019 में ऋचा को शादी के लिए प्रपोज किया था। दोनों 2020 में ही शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका और अब 6 अक्टूबर को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट के साथ। नमस्कार।